दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जो है भारतीय संविधान की हमारी सीरीज चल रही है और अब तक भारतीय संविधान की सीरीज में हम लोगों ने लगभग 3 वीडियो आ चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान पर जो है चौथा वीडियो, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये जो हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बड़ा ही महत्व रखता है और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। खास करके हमारे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में तो 1-2 प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ आते हैं। तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमारा एक छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होने वाला है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके कुछ मुख्य बातों और कुछ जो है मुख्य अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे, जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्नों का समावेश कर सके। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के जो है किस भाग में है, ये जानना जरूरी होता है। तो ये हमारे भाग 4 में है और दूसरी चीज किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है अनुच्छेद हमारा 36 से लेकर के 51 तक है। तो सबसे पहली बात जो नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में हमें जानना है, वो ये है कि ये संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 और अनुच्छेद इनके लिए क्या है, 36 से 51 अनुच्छेद। अच्छा, दूसरी बात जो हमें नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में जानना जरूरी है, वो ये है कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो ये ध्यान देना है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इनको किस लिए शामिल किया गया, ताकि भारत को जो है एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। तो हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो कहां से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। तो इस बिंदु को आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से जो है दिमाग में रखेंगे, फोकस रखेंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इसकी मूल बातें थी, यानी हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कहाँ से है, किस भाग में है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद इनके लिए क्या है, 36 से 51। और ये भारत के संविधान में आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। और दूसरी चीज इनकी जो है मूल जो है, इनका मूल सिद्धांत क्या है, तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना या भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जो है हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी करते हैं इंग्लिश में, तो हम यहाँ इसको इंग्लिश भी वर्जन लिख देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो
तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग कुछ अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। जो है हमारी राजनीतिक नीति जो निर्देशक सिद्धांत हैं उनके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। और ये जितने भी अनुच्छेद मैंने लिख रखे हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो चले एक एक करके हम इनको जो है अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 38 क्या है? अनुच्छेद 38 जो कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी ये तरह से कर सकते हैं कि ये राज्य का दायित्व होगा कि वो लोगों का क्या करे, कल्याण करे, और लोगों का जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत कल्याण हो तो वो ऐसे संसाधनों को जुटाएगा। यानी हमारे वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस प्रकार से होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। फिर हम अनुच्छेद 39 क की बात करेंगे। अनुच्छेद 39 क ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और कई बार जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन चुका है। तो इसमें क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी समाज के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी जो है न्याय से वंचित न रहे, तो इसके लिए राज्य क्या करेगा? अपनी तरफ से उन लोगों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। और दूसरी बात, समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान हमारा अनुच्छेद 39 क में है। तो कई बार ये वाला जो है प्रश्न आ चुका है, ठीक है, कि समान कार्य के लिए सामान्य वेतन जो है हमारे किस अनुच्छेद में है, या फिर जो है मिलान वाले प्रश्नों में भी ये अक्सर कई बार आ चुका है। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा जो अनुच्छेद 39 का है ये क्या करता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एवं सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात करता है। फिर अगला जो अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 40, तो ये भी हमारे मिलान में कई बार आ चुका है। और मिलान के अलावा ये जो है कई बार ऐसे ही पूछ लिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में या हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो यहाँ क्या देखना हमें? अनुच्छेद 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। यानी जो हमारा संविधान है वो ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात करता है। यानी देश जो है, ठीक है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फिर उनको जो है भारत में जो विकेंद्रीकरण की नीति चलती है तो उसके तहत क्या करना है? ग्राम पंचायतों का गठन करना है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। तो ये ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायतों का जो गठन या संगठन है वो अनुच्छेद 40 में है। फिर हमारा अगला है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो यहाँ पर भी जो है ये कल्याणकारी राज्य के जो सिद्धांत है उसमें से ये जो है मान लीजिए जो लोग हमारे असमर्थ हैं तो उन लोगों के लिए क्या करना है? शिक्षा की, ठीक है, फिर कार्य की और लोक सहायता की, ठीक है, ये सारी जो है जिम्मेदारियां राज्य पर संविधान डालता है।
तो ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद जो 41 है, ठीक है, ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, पानी का अधिकार, इसकी बात करता है। फिर अनुच्छेद 42 जो है ये हमारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। तो यहाँ पर ये महिलाओं के लिए जो है, ठीक है, हमारा अनुच्छेद 42 यानी जो जिन भी महिलाओं को, ठीक है, कार्यरत जो महिलाएं हैं तो उनके जो आफ्टर बर्थ पीरियड होता है, ठीक है, तो वहां पर उनको रेस्ट के लिए, ठीक, ये उपबंध किया गया है किसके तहत, अनुच्छेद 42 के तहत। यानी महिलाओं को जो है, ठीक है, आफ्टर बेबी बर्थ जो रेस्ट लेना चाहिए, तो उसके लिए भी मतलब कि ऐसा होता है ना कि उनको भाई रेस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर काम करती रहेंगे तो उस अवस्था में उनका जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है। तो उस अवस्था में उनको जो है छुट्टी मिलेगी और ताकि वो जो है अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिए और उनको जो है कि सैलरी भी मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, हमारे अनुच्छेद 42 में दी गई है और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो है चर्चा करेंगे। तो अब हम जो है अनुच्छेद 48 यानी 48 की बात करेंगे। यहाँ पर राज्य के लिए क्या हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये है कि राज्य जो हमारा कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगा। यानी जो है हमारा जो राज्य है वो कृषि की गुणवत्ता और ये जो पशुपालन है तो इसको बढ़ावा देगा और उसके लिए कार्य करेगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद हमारा 48 का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें हमारा जो है पर्यावरण का क्या करना है, संरक्षण तथा संवर्धन और उसके साथ साथ जो वन्य एवं वन जीव हैं इनकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 48 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें हमारा जो है पर्यावरण संबंधी, ठीक है, दायित्व सौंपे गए हैं। ये क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और उसके साथ साथ वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। फिर अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 49 में क्या है कि जो हमारी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं जैसे कि स्मारक स्थान और वस्तुओं, उन सब का क्या करना है, संरक्षण करना है। जैसे हमारा ये पुराने जो स्मारक हो गए उनकी क्या करना है, उनकी देखभाल करना है, उनका संरक्षण करना है ताकि उन पर अतिक्रमण न हो। फिर अनुच्छेद 50 जो है ये क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है, ठीक। और अनुच्छेद 51 में क्या है, राज्य जो है अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा कि जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, शांति और सुरक्षा हो। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत से जितने भी प्रश्न जो लगभग कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो उनके विषय में हम लोगों ने देखा, ठीक है। और ये मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है कि ये जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं लगभग कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में करीब लगभग 10 सालों तक मैंने इनको देखा है। तो निश्चित रूप से मैं इस उम्मीद के साथ कि जो भी अनुच्छेद मैंने यहाँ पर बताए हैं, लिखे हैं, वो आप लोगों के लिए उपयोगी हो, ठीक है। और इसी शब्दों के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।